नमस्कार दोस्तों, एमएस कैंपस में आपका स्वागत है। आज की जो ये वीडियो है ये क्लास 10th के लिए है। जो हमारा टॉपिक चलता आ रहा था, जो हमारा चैप्टर चल रहा था रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक, आज उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे और कोशिश ये रहेगी कि ये चैप्टर आज की इस वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो लास्ट वीडियो तक हमने वियोजन और संयोजन अभिक्रियाएं जो थी उनको अच्छे से डिस्कस कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम आगे की बात करेंगे कि आगे कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं जिनको कि हमें डिस्कस करना है। ठीक है, यदि आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा, उनका आई बटन में ऊपर लिंक आ रहा होगा जहां से आप उन वीडियोस को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करते हैं हमारी तीसरी रिएक्शन जो है। लास्ट वीडियो में हमने दो रिएक्शन समझ ली थी, संयोजन और वियोजन। वियोजन अभिक्रिया के हमने तीन भाग देख लिए थे, ताप अपघटन और प्रकाश अपघटन और विद्युत अपघटन। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारी अभिक्रिया है जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। बहुत ही अच्छी रिएक्शन है और क्या इस अभिक्रिया में बताया गया है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया का मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया इस चीज को प्रदर्शित करती है कि जैसा कि नाम से इसके स्पष्ट हो रहा है कि भाई किसी ना किसी जगह किसी ना किसी वस्तु के स्थान पर कोई दूसरी वस्तु आकर बैठेगी। इस अभिक्रिया में होता क्या है, अगर इसकी डेफिनेशन की हम बात करें तो डेफिनेशन इसकी ये है कि जब कोई किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से हटा दे और खुद उसके स्थान पर आकर बैठ जाए तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक ये तत्व है A और एक ये दूसरे यौगिक हैं B और C। अब A जो है वो ज्यादा शक्तिशाली है किसकी तुलना में, B की तुलना में, तो ये क्या करेगा, इसे हटाकर और खुद इसके स्थान पर आकर बैठ जाएगा। तो यह कैसी अभिक्रिया का उदाहरण हुआ, विस्थापन अभिक्रिया का। कुल मिलाकर बात यह है कि इस अभिक्रिया में दो ये शब्द बहुत ज्यादा आ रहे हैं, एक तो है अधिक क्रियाशील और दूसरा जो शब्द बार बार पूछा जा रहा है वो है कम क्रियाशील। ठीक है, अधिक क्रियाशील और कम क्रियाशील। इस रिएक्शन में होना यही है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटा देगा। लेकिन हमें यह कैसे पता चलेगा कि कौन तो अधिक क्रियाशील है और कौन कम क्रियाशील है? सीधी सी बात है भाई, हमें इस चीज की जानकारी कैसे प्राप्त होगी कि कौन तो अधिक क्रियाशील तत्व बना हुआ है अपने आप में और कौन कम क्रियाशील तत्व। तो इसको सरल करने के लिए एक तकनीक अपनाई गई है जिसमें हम इसको आसानी से समझ सकते हैं, या कहें कि एक सीरीज ऐसी बना दी गई है जिसमें इस चीज को आसानी से समझा जा सकता है कि कौन अधिक क्रियाशील है और कौन कम क्रियाशील है। ठीक है, जिस श्रेणी की सहायता से हम इस चीज को समझ पाते हैं कि अधिक और कम क्रियाशील कौन है, वो है सक्रियता श्रेणी। ये सक्रियता श्रेणी जो है वो मैं आपको यहां लिखकर दिखा रहा हूं। उसके आधार पर हम ये तय करेंगे कि कौन तो अधिक क्रियाशील है और कौन कम क्रियाशील है। वो सक्रियता श्रेणी कुछ ये है। देखिए, इस सक्रियता श्रेणी के हिसाब से जो यहां पर तत्व है यह सबसे अधिक क्रियाशील है और जैसे जैसे हम पीछे की ओर बढ़ते जाएंगे क्रियाशीलता का क्रम जो है वो घटता जाएगा। इसका मतलब सबसे लास्ट में जो ये ऑरम है ये सबसे कम क्रियाशील है। तो ये है इसका तरीका। सबसे पहला तत्व पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मरकरी, फिर अर्जेंटम और फिर ऑरम। इस तरीके से एक क्रम बनाया हुआ है जिसकी सहायता से इस चीज को तय किया जा सकता है कि कौन अधिक क्रियाशील है और कौन अधिक क्रियाशील नहीं है। अब हम विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण देखते हैं, जैसे कि Zn प्लस H2SO4 और इससे बन जाएगा ZnSO4 प्लस H2। अब ये क्यों हो पा रहा है, क्योंकि देखिए Zn जो है
वो H2 की तुलना में कैसा है, अधिक क्रियाशील। ये कैसे पता चला हमें, देखिए यहाँ पर Zn पहले आ रहा है और हाइड्रोजन इसके बाद में आ रहा है, तो जो पहले आ रहा है वो ज्यादा क्रियाशील है और जो बाद में आ रहा है वो कम क्रियाशील है। इस कारण से ये अभिक्रिया जो है वो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण होगी। अब ध्यान रखना, इस अभिक्रिया में चकमा बहुत दिया जाता है। एक उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ये देखिए Cu प्लस H2SO4 और यहां पर लिख दिया जाएगा A प्लस बी। बताइए, अब ध्यान दीजिए आप, जल्दी जल्दी में जैसे कि इसमें हो रहा है तो जल्दी जल्दी में क्या कर देते हैं, यहां लिख देते हैं अरे A की जगह तो बनेगा CuSO4 और B की जगह बन जाएगा H2, परंतु एक्चुअल में ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए आप Cu देखिए इसमें कहां है, Cu इस सीरीज में यहां है और हाइड्रोजन यहां है। कौन पहले है इन दोनों में, देखिए हाइड्रोजन पहले आ रहा है और Cu उसके बाद आ रहा है। इस वजह से Cu जो है ये कैसा है, कम क्रियाशील है। तो कम क्रियाशील होने की वजह से ये विस्थापन अभिक्रिया नहीं कर सकता, तो यहां पर ये नहीं बनेंगे। इसकी जगह हम लिखेंगे अभिक्रिया संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे को विस्थापित नहीं कर सकते। तो इसके लिए ये जो उदाहरण है ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है आपसे और इसका विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये विस्थापन अभिक्रिया समझ में आ गई आपको कि भाई जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व जो है वो कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। ठीक है, समझ आ गया। अब हम दूसरी रिएक्शन देखते हैं। हमारी जो दूसरी अभिक्रिया है वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो सेकंड जो रिएक्शन आती है हमारी वो आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। किनका आदान प्रदान होगा, आयनों का। देखते हैं किस तरीके से होता है आयनों का आदान प्रदान इस अभिक्रिया में। तो आयनों का आदान प्रदान किस तरीके से इस अभिक्रिया में होता है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं एक उदाहरण के द्वारा। जैसे कि मैंने यहाँ उदाहरण लिखा NaCl प्लस BaSO4। देखिए इस NaCl में ये धनायन है और ये ऋणायन है, ये धनायन है और ये ऋणायन है। इस अभिक्रिया में होगा क्या, भी देखिए आप, Na धनायन के साथ में Cl माइनस जुड़ा हुआ है और Ba प्लस के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, SO4। इसमें आयन एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाएंगे, मतलब कि ये धनायन जो है ये तो इस वाले ऋणायन के साथ जाकर जुड़ जाएगा और ये वाला जो धनायन है वो इस ऋणायन से जुड़ जाएगा। तो अब अभिक्रिया कुछ ऐसे लिखेंगे हम, Na2SO4 प्लस BaCl2। अब देखिए आप, आयन एक दूसरे से परिवर्तित हो चुके हैं। यहां पर Na जुड़ रहा था Cl के साथ, यहां Na जुड़ रहा है SO4 के साथ, यहां Ba जुड़ रहा था SO4 के साथ, यहां Ba जुड़ रहा है Cl के साथ। ठीक है, तो यह कैसी अभिक्रिया होगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब एक चीज जल्दी जल्दी में हम क्या करते हैं, इस अभिक्रिया को जब हमें ये दी जाती है करने के लिए तो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो ये गलती कर देते हैं, यहां लिखाते हैं NaSO4 और यहां लिखाते हैं BaCl। गलती की दिक्कत भी नहीं है क्योंकि यहां पर हमें लग ही नहीं रहा है ऐसा कुछ, क्योंकि यहां पर तो 2 और 4 का कोई झंझट ही नहीं है। यहां पर क्या है, हमने Na2SO4 लिख दिया, यहां BaCl2 लिख दिया, जबकि यहां पर ऐसा लिखना चाहिए था हमें तो NaSO4 और BaCl, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि यहां हमें संयोजकता देखनी पड़ती है आयनों के आधार पर। ठीक है, जैसे मैं एक Na2SO4 वाले उदाहरण को समझा देता हूं। देखो Na की जो संयोजकता होती है वो होती है +1 और SO4 जो है इसकी संयोजकता होती है -2। यहां ये वज्रगुणा करेंगे एक दूसरे से, वज्रगुणा करके हमें संख्या लिखनी पड़ती है। तो देखो Na का 2 से गुणा होगा तो Na2 हो जाएगा और यहां SO4 का 1 से गुणा होगा तो SO4 ही रहेगा। इस वजह से हमको यहां क्या लिखना पड़ा है, ये Na2SO4। तो अगर आप ये लिख के आते हो ना तो ये गलत होगा। इसी तरीके से BaCl2 क्यों लिखा, तो BaCl2 लिखने का भी रीजन यही है, Ba की संयोजकता होती है 2 और Cl की संयोजकता होती है 1, तो यहां हमें इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वज्रगुणा करना पड़ेगा, तो बन के आएगा BaCl2। ठीक है, तो इस चीज का विशेष रूप से आप ध्यान रखना ताकि ये गलती जो है आप ना कर पाओ। ठीक है, तो ये हो गई आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसके अंदर हमने इन चीजों को डिस्कस किया। समझ आ गई। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, इसका मतलब आयन एक दूसरे में रूपांतरित हो जाते हैं, उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया
कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में जो अभिक्रियाएं आती हैं आपकी, वो आती हैं ऊर्जा के आधार पर। आपका जो सिलेबस दिया हुआ है बुक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अब उसमें जो रिएक्शन आ रही है वो है समय के आधार पर अभिक्रियाएं। ठीक है, समय के आधार पर मतलब कि किसी अभिक्रिया को पूरा होने में जितना समय लगता है उसके आधार पर दो अभिक्रियाएं होती हैं। एक तो होती है मंद रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, और एक होती है तीव्र अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया और तीव्र अभिक्रिया। ठीक है, मंद अभिक्रिया का जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसको पूरा होने में बहुत ज्यादा समय लगता है उसे हम मंद अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि वह अभिक्रिया जिसको पूरा होने में बहुत ज्यादा समय लगे उसे मंद अभिक्रिया कहा जाता है। अब जैसे उदाहरण हम देखें तो एक उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे लोहे पर जंग का लगना। क्या ये प्रोसेस 1 मिनट में हो जाएगी, 2 मिनट में, 10 मिनट में, 1 घंटे में संभव है क्या लोहे पर जंग लगना? नहीं, इसको होने में बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। इसी वजह से ये कैसी अभिक्रिया का उदाहरण बन जाता है? मंद अभिक्रिया का। मतलब कि जिस अभिक्रिया को पूरा होने में बहुत ज्यादा समय लगता हो उसे मंद अभिक्रिया कहा जाता है। और इसका सीधा सा उदाहरण आपको याद रखना है, वो है लोहे पर जंग का लगना। ठीक है, अब दूसरी अभिक्रिया हम देखते हैं। दूसरी अभिक्रिया आती है तीव्र अभिक्रिया। अब तीव्र अभिक्रिया नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसको पूरा होने में बहुत ही कम समय लगता हो। ठीक है, वह अभिक्रिया जो बहुत ही कम समय में पूरी हो जाए उसे हम तीव्र अभिक्रिया कहेंगे। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है उदासीनीकरण। अब फिर एक नया नाम आ गया, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण का मतलब है जब हम अम्ल क्षार को एक दूसरे में मिलाते हैं ना, अभी आएगा आपका चैप्टर जिसमें हम अम्ल क्षार को डिस्कस करेंगे, तो अम्ल क्षार को एक दूसरे में मिलाते हैं, वो उदासीनीकरण अभिक्रियाएं होती हैं। तो ये बहुत जल्दी संपन्न होती हैं, तो इसलिए ये कैसी अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा? तीव्र अभिक्रिया का। जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं किसका, HCl प्लस NaOH। देखिए ये है अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है क्षार। ये दोनों एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं और नमक और जल इन दो चीजों का निर्माण करते हैं। तो ये अभिक्रिया जो है ये कैसी अभिक्रिया है? तीव्र अभिक्रिया भी है और उदासीनीकरण अभिक्रिया भी है, क्योंकि ये बहुत ही तेजी से संपन्न होती है। समझ आई या नहीं आई? तो मंद और तीव्र अभिक्रिया हो गई भाई। कोई दिक्कत किसी को कहीं पर नहीं है? अब हम आगे की डिस्कस करते हैं और कौन सी अभिक्रिया बची भाई। तो अब दो अभिक्रियाएं आपकी बचती हैं, जिनमें एक तो है उत्क्रमणीय। ये हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन समझा था। ठीक है, अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय अभिक्रिया समझो, वह अभिक्रिया हम जनरली देखते हैं कि भाई अभी हमने जब पद देखे तो हमको पता था कि दो चीजें होती है, एक तो होता है अभिकारक और इससे बनता है उत्पाद। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया ऐसी होती हैं जो कभी भी पूर्ण नहीं होती, हमेशा चलती रहती हैं। एक बार अभिकारक से उत्पाद बनने के पश्चात ये उत्पाद वापस किस में बदलने लग जाता है? अभिकारक में। तो उसे हम कैसी अभिक्रिया कहते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। कभी भी पूर्ण ये अभिक्रियाएं नहीं होंगी। और इनमें जो हम निशान लगाते हैं वो कुछ ये लगाया जाता है, ठीक है, आधा इस तरीके से। तो ये जो चिन्ह बनाया हमने ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया विपरीत। एक बार अभिकारक से उत्पाद बनने के बाद ये अभिक्रिया जो है ये समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो उसे हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? अनुत्क्रमणीय। क्लियर हो गई दोनों? तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो अभिकारक से उत्पाद बनने के पश्चात वापस उत्पाद अभिकारक में बदलने लग जाता है तो वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ये कभी भी पूर्ण नहीं होती है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया अभिकारक से उत्पाद बनने के बाद अभिक्रिया रुक जाती है, जैसे कोयले का जलना। तो जब कोयला पूरा जल जाएगा
तो अभिक्रिया जो है वो रुक जाएगी। ठीक है, ये पूरी की पूरी जो प्रोसीजर थी ये आपके अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं पर आधारित थी। ठीक है, अब इसमें एक उदाहरण देख लेते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया का, जो है अमोनिया का निर्माण। ठीक है, N2+H2 और इससे बनता है NH3। तो ये अभिक्रिया कभी पूरी नहीं होती है, बदलते रहते हैं एक दूसरे। ठीक है, अब आती हैं आपकी दो अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण और अपचय, लेकिन उनको स्पेसिफिक टाइम चाहिए क्योंकि वो अच्छी अभिक्रियाएं हैं जिनको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज की इस वीडियो में हमने बहुत सारी रिएक्शंस देखी, ये भी इंपॉर्टेंट थी, ऐसी बात नहीं है कि ये जरूरी नहीं थी, ये भी जरूरी थी, लेकिन ऑक्सीकरण अपचयन की तुलना में कम जरूरी थी। ठीक है, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और फिर आपका उत्प्रेरक का जितना भी हिस्सा है उसको लेंगे हम। ठीक है, तो मैक्सिमम एक वीडियो या 2 वीडियो के अंदर ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर ये पूरी इसकी 5 वीडियोज हो जाएंगी जिनको आप आसानी से जब आपका मन करे तब देख सकते हैं। ठीक है, शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी देख पाएं और आसानी से समझ पाएं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।